हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस में ये चैप्टर होता है और ये चैप्टर है अकाउंटिंग रिलेटेड टू ब्रांच, या फिर इसको हम ब्रांच अकाउंट भी बोलते हैं। ओके, यानी कि जो ब्रांचेज होती है उससे रिलेटेड अकाउंटिंग करना। हिंदी में इसको बोलते हैं शाखा खाते। ठीक है, ब्रांच को क्या बोलते हैं? शाखा। देखो ब्रांचेज कैसे, जैसे एक पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ की जो है ये क्या है, ये सब क्या है इसकी, ये इसकी ब्रांचेज है, ये इसकी क्या है, शाखाएं हैं। तो ऐसे कैसे ये जो पेड़ है ये है हेड ऑफिस। ये जो बिजनेस है ना, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये क्या है, हेड ऑफिस, मुख्य कार्यालय। ओके, मैं हिंदी में इसलिए बताता हूँ, कुछ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं, अगर उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थोड़ा सा जो हेडिंग है वो हिंदी में बता देना तो आगे का वो कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हेड ऑफिस है और ये जो है ये इस बिजनेस का हेड ऑफिस है और ये जो है ये सारी इस बिजनेस की क्या है, ब्रांचेज है। ठीक है जी। तो हमको क्या करना है इस चैप्टर में, ये जो ब्रांचेज होती है किसी भी बिजनेस की, जो शाखाएं होती है उसकी हमको करनी है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग करके पता लगाना है कि जो हमारी बिजनेस की जो ब्रांचेज है हर ब्रांच में हमको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। आइए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। देखो, कोई भी बिजनेस होता है ना, उसका एक हेड ऑफिस होता है, ठीक है। ओके, और मान लेते हैं हमारा जो बिजनेस है उसका हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर, ठीक है। हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। ओके, बट अगर दिल्ली के अंदर हेड ऑफिस है तो क्या एक हेड ऑफिस पूरे दिल्ली में जो एक फिजिकल ऑफिस है क्या वो पूरे इंडिया को कवर कर पाएगा? नहीं। अच्छा, इंडिया को कवर क्यों करना है इस बिजनेस को? इंडिया को कवर इसलिए करना है ताकि बिजनेस का एक्सपांशन हो सके, सेल ज्यादा हो सके, आफ्टर सेल सर्विस अवेलेबल करवा सके हम हमारे कस्टमर को। मैं एक ऑटो सेक्टर का एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कार कंपनीज जो है उसमें इंडिया की जो मार्केट है, कार मार्केट है, उसमें 40% पता है शेयर किसका है आपको? 40% शेयर है मारुति सुजुकी का। ठीक है, इंडियन कार मार्केट में बहुत बड़ा शेयर है मारुति सुजुकी का। अच्छा, अब ये मारुति सुजुकी जो है ना, इसकी खासियत क्या है? इसका हेड ऑफिस तो एक ही होगा कहीं, जो मेन ऑफिस होगा, हेड ऑफिस, बट इसकी ब्रांचेज आपको हर सिटी में इसकी ब्रांचेज मिल जाएगी, हर सिटी में इसके आपको ऑफिसेज, शोरूम मिल जाएंगे। वो शोरूम इसके क्या हो गए, एक तरीके से ब्रांचेज आप समझ लो। अब उससे हुआ क्या, उससे जो है मारुति सुजुकी अपने कस्टमर तक पहुंच रही है। हर जगह जहां जहां कस्टमर है जो कार बाइंग में इंटरेस्टेड है वहां आपको मारुति सुजुकी का शोरूम मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम इसको और अच्छे से समझ। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि सेल बढ़ेगी, और क्या होगा इससे? इससे बिजनेस का एक्सपांशन होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। ओके, आपको मैं और एग्जांपल दूं तो जैसे बैंक, आप बैंक तो देखते ही होंगे ना, जैसे हमारी है एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेड ऑफिस तो लिमिटेड होगा, है ना, बट इसकी ब्रांचेज आपको हर सिटी के अंदर और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको इसकी ब्रांचेज मिल जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों? ताकि इस बैंक का क्या हो सके, एक्सपांशन हो सके, ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को लोन प्रोवाइड करा सके, लगा ज्यादा से ज्यादा जो है लोग इनके अंदर अकाउंट मेंटेन करें, एफडी करवाए। और बैंकों का मेन कमाई क्या होता है? इंटरेस्ट। जो जितना ज्यादा कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह देगी और जितना ज्यादा सेविंग वगैरह, डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट करेगी तो उतनी ज्यादा इनकी कमाई होगी। लेकिन ऐसा कब होगा? जब ये हर जगह कस्टमर तक पहुंचेगी, तो बिजनेस का एक्सपांशन होता है, कस्टमर तक रीच हो पाती है, सेल बढ़ती है, यानी कि कमाई बढ़ती है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो इसीलिए हर बिजनेस को अपनी ब्रांचेज ओपन करनी होती है ताकि इन ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके, वो अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूं। अगर कोई भी बिजनेस अगर ऐसी ब्रांचेज ओपन नहीं करे तो क्या होगा? मैं वापस कार मैन्युफैक्चरिंग पे आता हूं। जैसे एक कार कंपनी है सिट्रोइन, आई होप मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, ठीक है, सिट्रोइन, है ना। इसकी एक है CAR,
एयर क्रॉस नाम से गाड़ी है, ठीक है, बहुत अच्छी कार है वो, कंपेरिजन टू उसके जो सेगमेंट की दूसरी कार है, जैसे सेल्टोस हो गई, क्रेटा हो गई, जो ये कार है ना, इस कैटेगरी में वो आती है। लेकिन बाकी कंपनियों की जो कारें हैं उनसे बहुत ये सस्ती है, और इसके सस्पेंशन और इस कार का जो मैकेनिज्म है, इसका इंजन जो है, प्राइस जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन लोग फिर भी नहीं खरीद रहे हैं। जहां इसके सेगमेंट की कारों की सेल 15,000 तक है, जैसे जो आपकी क्रेटा है वो 15,000 तक बिक जाती है, लेकिन ये जो है 400 भी नहीं सेल हो पा रही है पर मंथ। वो भी बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, 50-60 कुछ ऐसी, मेरे को एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं पता है, बट इतनी ही सेल हो पाती है। रीज़न क्या? जब आप सर कह रहे हो कि कार बहुत अच्छी है, उनसे सस्ती मिल रही है, और वास्तव में उसका इंजन वगैरह बहुत बढ़िया है, सस्पेंशन वगैरह, और दिखने में भी बहुत अच्छी है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है सर्विस की, प्रॉब्लम है शोरूम की। इनके जो शोरूम है वो बड़ी बड़ी सिटी के अंदर ही है। अच्छा, इनके जो सर्विस नेटवर्क है वो बहुत बड़ा नहीं है, जिस वजह से अगर किसी कस्टमर ने ये कार परचेज कर ली और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो सर्विस सेंटर कहाँ जाएगा? वो अपनी प्रॉब्लम किसको बताएगा? लोगों को सर्विस भी चाहिए, लोगों को अपने आसपास एरिया में हर बिजनेस का एक ऑफिस चाहिए, जहां से वो डिलीवरी भी ले सके, और कोई प्रॉब्लम हो तो जाके वहां पर कंप्लेन कर सके, सर्विस करवा सके। तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वही कह रहा हूं, जब हम ब्रांचेज ओपन करते हैं, अलग अलग एरिया में अपनी कंपनी की ऑफिसेज ओपन करते हैं, सर्विस सेंटर ओपन करते हैं, तो वहां पर फिर कस्टमर तक रीच तो होती है, एक्सपांशन तो होता ही है, सेल तो बढ़ती ही है, प्रॉफिट भी बढ़ता है, और कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस भी मिलती है, जिससे गुडविल और ट्रस्ट भी बना रहता है। सर ठीक है, हमको समझ में आ गया सर ब्रांचेज क्या होती है, अब हमको कोई भी पूछेगा तो हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, आपको अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है सर? हमको ये करना है कि ये जितनी भी ब्रांचेज है ना, इनकी अकाउंटिंग करनी है। अच्छा, इनकी अकाउंटिंग कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा, और पता लगाएगा कि इस ब्रांच से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, इस ब्रांच से कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, इससे इससे इससे, और उस हिसाब से फिर वो डिसीजन लेगा। अब ये जो ब्रांचेज होती है किसी भी बिजनेस की, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो हम आते हैं सबसे फर्स्ट, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। अब जो ब्रांचेज के टाइप्स होते हैं, इसमें दो टाइप की मोटा मोटी ब्रांचेज होती है। एक होती है डोमेस्टिक ब्रांचेस, यानी कि जिस कंट्री में हेड ऑफिस है उसी कंट्री में ब्रांचेस, और एक होती है फॉरेन ब्रांचेस, यानी कि जिस कंट्री में हेड ऑफिस है, ब्रांच वहां ना खोल करके किसी दूसरी कंपनी में जाके ब्रांच खोलना। तो वो जो ब्रांच होगी वो कौन सी होगी? वो होगी फॉरेन ब्रांच। आया समझ में? जैसे अगर इंडिया में हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर, और ब्रांचेस भी जयपुर में, लखनऊ में, इधर खोल रहे हैं, तो वो हेड ऑफिस भी उसी कंट्री में, ब्रांचेस भी उसी कंट्री में, तो उसको हम डोमेस्टिक ब्रांचेस बोलते हैं। हेड ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन ब्रांच ओपन कर ली हमने यूएसए के अंदर, ब्रांच ओपन कर ली हमने कहीं यूरोपियन कंट्री के अंदर, तो वो फिर फॉरेन ब्रांच हो। ओके, अब ये जो डोमेस्टिक ब्रांचेस होती है ये दो तरह की होती है फर्दर। यस, एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच। क्या होती है? डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच, और या फिर इसको कंट्रोल्ड ब्रांच भी बोलते हैं, कंट्रोल्ड ब्रांच भी बोलते हैं। डिपेंडेंट बोलो या कंट्रोल बोलो, क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी डिपेंडेंट करती है हेड ऑफिस पर। किस पे डिपेंड होती है? हेड ऑफिस पर। पूरा का पूरा इस ब्रांच को हेड ऑफिस कंट्रोल करता है। और एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच, स्वतंत्र शाखा, ठीक है। इसको हेड ऑफिस कंट्रोल नहीं करता है, हेड ऑफिस केवल इसको गुड्स बेचता है, उसके बाद में सारे डिसीजन ये खुद लेती है। सर हम पहले इसको समझते हैं। डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर ये फॉर एग्जांपल के लिए ए नंबर, ये बी नंबर, अब ए के अंदर ये 1 और ये 2, तो हम डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर सबसे पहले इसको करेंगे स्टार्ट, डिपेंडेंट ब्रांच या कंट्रोल ब्रांच, ठीक है। इसको समझते हैं। देखो, जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है और इसको कंट्रोल ब्रांच भी बोलते हैं, ये क्या होती है? फुली कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस, फुली कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारी हेड ऑफिस है,
ये हमारे बिजनेस की क्या हो गई, हेड ऑफिस, और ये है इसकी ब्रांच, एक ब्रांच है फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर, ठीक है, और ब्रांच खोलनी हमने फॉर एग्जांपल के लिए जयपुर, ठीक है, राजस्थान के अंदर। अब ये जो हेड ऑफिस है, हाँ, ये पूरी तरीके से इस ब्रांच को कंट्रोल करता है। सर कैसे कंट्रोल करता है? ये हेड ऑफिस क्या करेगा, इसको गुड सेंड करेगा, क्या करेगा, गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है सर, गुड सेंड कर दिया। उसके बाद में इस ब्रांच के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज वगैरह, मैनेजर वगैरह काम करते हैं, उन सबको हेड ऑफिस अपॉइंट करके देगा, ब्रांच खोल के देगा। और हेड ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस, सॉरी ब्रांच के एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस के क्या, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। जैसे सर क्या क्या ब्रांच के एक्सपेंसेस होंगे, ब्रांच का जो रेंट हो गया, ब्रांच में मैनेजर और एम्प्लॉइज की सैलरी हो गई, ठीक है, ब्रांच के अंदर कोई फर्नीचर हो गया, ब्रांच के अंदर कोई भी एक्सपेंसेस, पीटी कैश एक्सपेंसेस हो गए, छोटे मोटे खर्चे, चाय नाश्ते के खर्चे हो गए, ब्रांच के सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा। तो वहां एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, मैनेजर क्या कर रहे हैं, बस काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुड्स को रिसीव कर रहे हैं, जो भी खर्चे हो रहे हैं उनका पेमेंट हेड ऑफिस कर देता है। तो बस इनका एक ही काम है, गुड्स रिसीव करना और उसको आगे क्या करना, गुड्स को रिसीव करने के बाद में सेल करना। अब सेल भी दो तरीके की होती है, एक कैश सेल होती है, तो कैश सेल तो कर ही सकते हैं, और दूसरी होती है क्रेडिट सेल, यानी कि उधार। क्रेडिट सेल कर सकते हैं बट प्रायर परमिशन ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर उधार सेल कर सकते हैं, वरना कैश सेल तो कर सकते हैं। और क्या करेंगे सर, उसके बाद में जैसे सेल कर दिया, हाँ सर, सेल करने के बाद में जो भी पैसा आया, चाहे वो डेटर से रिसीव हुआ या कैश सेल से आया, वो पूरा का पैसा किसको सेंड कर देते हैं, हेड ऑफिस, है ना, कैश सेंड टू हेड ऑफिस। तो इनका क्या डिसीजन रहा, इस ब्रांच का क्या डिसीजन है, कोई डिसीजन नहीं। गुड्स हेड ऑफिस भेज रहा है, जो ब्रांच के खर्चे हैं उनका पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा है। बस ब्रांच में जो एम्प्लॉइज वगैरह, मैनेजर वगैरह काम कर रहा है, उनका मेन मकसद है जो सेल करना गुड्स को, और कैश सेल तो कर सकते हो, क्रेडिट सेल भी हेड ऑफिस की परमिशन लेके करना पड़ेगा, और उसके बाद में चाहे डेटर से कुछ पैसा मिल रहा है जो उधार बेचा उनसे, और कैश सेल से जो पैसा मिल रहा है वो पूरा हेड ऑफिस को भेज दो। तो इस ब्रांच का कोई डिसीजन नहीं है, ये फुली कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस, या ये फुली डिपेंडेंट ऑन हेड ऑफिस। इसलिए हम ऐसी ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, ऐसी ब्रांचेस को बोलते हैं हम डिपेंडेंट और कंट्रोल ब्रांचेस। अब ये जो डिपेंडेंट और कंट्रोल ब्रांचेस होती है ना, हाँ, इसकी अकाउंटिंग कौन करता है ना, इसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस करता है, ठीक है। डिपेंडेंट और कंट्रोल ब्रांच की जो अकाउंटिंग है, इसकी अकाउंटिंग कहाँ होती है, अकाउंटिंग ये खुद नहीं करते हैं, ब्रांच अपनी अकाउंटिंग नहीं करता, ब्रांच अपना प्रॉफिट लॉस पता नहीं करता, अकाउंटिंग की जाती है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, मुख्य कार्यालय की बुक्स में इनकी अकाउंटिंग होती है, कोई भी ब्रांच अपनी अकाउंटिंग नहीं करता। अच्छा, तो जो कंट्रोल और डिपेंडेंट ब्रांच है, इसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस करता है, तो इसके अकाउंटिंग के मेथड तो होंगे, हाँ है, अकाउंटिंग मेथड है, अकाउंटिंग मेथड्स बिल्कुल है। कितने मेथड है, 4 मेथड है। फर्स्ट, नंबर 1, ब्रांच अकाउंट मेथड, नाम ही क्या है, ब्रांच अकाउंट मेथड। सेकंड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड, ये मेथड है अकाउंटिंग करने का, ओके, ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड। थर्ड, मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। तो सर इन मेथड के बारे में कुछ बताओ ना, बिल्कुल बताएंगे। फोर्थ नंबर, डिस्टिंक्शन बिटवीन
होलसेल एंड रिटेल मेथड, सॉरी, बताएंगे क्या इन सभी मेथड को एक एक करके पूरा डिटेल के अंदर समझेंगे, बताएंगे क्या, सारे मेथड्स को अच्छे से समझेंगे, है ना। आज मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूं ब्रांच अकाउंट मेथड, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड, मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट मेथड और डिस्टिंक्शन बिटवीन होलसेल एंड रिटेल मेथड। सबसे पहले हम हेड ऑफिस की बुक्स में ये ध्यान रखना, जो डिपेंडेंट ब्रांच है उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं और उसका फर्स्ट मेथड है ब्रांच अकाउंट मेथड। वैसे तो इसको हम जनरल एंट्री से कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है ये जो ब्रांच अकाउंट मेथड है ना, इस ब्रांच अकाउंट के अंदर क्या क्या होता है। तो भाई ये जो कर रहे हैं ब्रांच अकाउंट, ये हम कर रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच या कंट्रोल ब्रांच का। तो वहां कंट्रोल ब्रांच के अंदर क्या क्या होता है मैंने पूरा बताया। क्या बताया मैंने कि भाई जो ब्रांच है उसको गुड्स कौन सेल करता है, हेड ऑफिस। ब्रांच के एक्सपेंसेस का पेमेंट कौन करता है, हेड ऑफिस। ब्रांच का काम क्या है, गुड्स को सेल करना। कैश सेल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्रेडिट से ब्रांच के परमिशन से कर सकता है, और डेटर से और कैश सेल से जो पैसा आता है वो हेड ऑफिस को भेजना होता है। सिंपल एकदम, मैंने बताया मैंने आपको, बस उसी की अकाउंटिंग करनी है। तो यहां पर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे ना, तो ये ब्रांच अकाउंट हम बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और कॉमन सेंस ये है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस कि जो है ना हेड ऑफिस जो है ना, हाँ, जब कंट्रोल ब्रांच या डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग करता है ना, हाँ, तो उस ब्रांच को एक ऐसा इंसान मान लेता है जिसको कुछ दे रहे हैं, वो उसको आगे बेचेगा। एक एजेंट बना दिया, एजेंट बना दिया भैया कि भैया आप एजेंट हो, हम आपको गुड्स वगैरह भेज देंगे, आपकी जो भी सैलरी वगैरह पे कर देंगे, आपके रेंट खर्चे वगैरह पे कर देंगे, आप इस गुड्स को बेचो, जो पैसा आए वो हमें दे दो, बस। आया समझ में। तो एक डेटर की तरह ट्रेड करते हैं। ओके जी, मतलब इतना इतना हम दे रहे हैं और फिर इतना हमें लेना है वापस। ओके जी, ठीक। तो इसमें हम बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच अकाउंट कैसे बनता है, तो देखो, सॉरी, ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का ब्रांच अकाउंट होता है। टी अकाउंट होता है, आपको पता ही होगा, इस तरीके का, बहुत सिंपल है। देखो मैं फटाफट करवाता हूँ, ठीक है। इस तरीके का होता है, पर्टिकुलर रुपीज, ये हो गया ब्रांच अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। सबसे पहले ये है कि भाई ब्रांच पुरानी है, हाँ, तो ब्रांच के पास में कुछ ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। क्या क्या ओपनिंग बैलेंसेस होंगे भाई, ब्रांच के पास में हम देखेंगे, ब्रांच के पास में हमारा स्टॉक कितना पड़ा है, ब्रांच के पास में हमारे डेटर कितने हैं, अगर ब्रांच आगे क्रेडिट सेल करती है तो ओपनिंग, ब्रांच के पास में छोटे मोटे खर्चों के लिए जो हम पेमेंट करते हैं जिसको पीटी कैश बोलते हैं, वो उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, ब्रांच के पास में हमारी एसेट वगैरह कितनी पड़ी है, और अधिकतर ब्रांच में फर्नीचर होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो ब्रांच करती नहीं है, तैयार गुड्स को आगे सेल करती है, तो फर्नीचर की जरूरत होती है, तो ब्रांच के अंदर फर्नीचर कितना पड़ा है। ये सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं जो एक ब्रांच के पास में भाई इतना पड़ा है। जैसे स्टॉक पड़ा है और स्टॉक भेज देंगे तो डेबिट में लिख देंगे, और अगर वो स्टॉक आगे सेल हो गया तो इधर आ जाएगा। हेड ऑफ ब्रांच ने वो स्टॉक हमें रिटर्न कर दिया तो स्टॉक कम हो जाएगा, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो मैंने बोला ना, एक एजेंट की तरह इसको ट्रीट किया गया है, या इसको एक डेटर की तरह ट्रीट किया गया है ब्रांच को इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। और आपको पता है डेटर एक एसेट होती है, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट में लिखो, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट में लिखो। ये बोलता है हमें मॉडर्न रूल, ठीक है। कौन बोलता है, मॉडर्न रूल, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसके बाद में हम इसको ब्रांच अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे। मैंने बोला जो हेड ऑफिस होती है ना, हाँ, ये गुड सेंड करती है किसको, ब्रांच, है ना। जो ब्रांच होती है उसको गुड सेंड कौन करती है, हेड ऑफिस, गुड सेंड टू ब्रांच, कौन करती है, ब्रांच को, हेड ऑफिस। अब ये गुड सेंड किस पे कर रही है, ऑन कॉस्ट भी कर सकती है और ऑन इनवॉइस प्राइस भी कर सकती है। एक तो होता है ऑन कॉस्ट और एक होता है इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस बोलो
या सेल प्राइस बोलो, एक ही बात है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन इस चैप्टर में तो दोनों सेम ही है। कॉस्ट का मतलब फॉर एग्जांपल 100 रुपए का गुड्स है, 100 रुपए में भेज दिया। ब्रांच ने क्या किया, उस आगे गुड्स को क्या करेगा, सेल करेगा। लेकिन ब्रांच क्या करेगा, वो 100 रुपए के अंदर कुछ प्रॉफिट जोड़ेगा और फिर सेल कर दिया। समझ में आया आपको? तो ब्रांच हेड ऑफिस जो ब्रांच को गुड सेंड कर रही है वो कॉस्ट पे कर रही है, जितने रुपए का वो प्रोडक्ट बनाने में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उतने रुपए में भेज दिया। ब्रांच को बोला भाई इसके अंदर आप इतना प्रॉफिट जोड़ के आगे सेल कर देना। एक होता है जब गुड सेंड करती है ब्रांच ऑन इनवॉइस प्राइस, इसका मतलब इनवॉइस प्राइस का मतलब हो गया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों जोड़ के 100 रुपए प्लस 20 रुपए, तो इनवॉइस प्राइस होगी 120 रुपए। तो ऑलरेडी हेड ऑफिस ब्रांच को जो गुड सेंड कर रही है उसमें प्रॉफिट वगैरह सब जोड़ के भेज रही है। तो ब्रांच को क्या करना है इस केस के अंदर, कुछ भी नहीं करना, कोई प्रॉफिट वॉफिट नहीं जोड़ना, सीधा उसको आगे 120 रुपए में सेल कर देना। तो गुड्स ऑन कॉस्ट भी जा सकता है, गुड्स ऑन इनवॉइस प्राइस भी सेंड किया जा सकता है। अगर गुड्स कॉस्ट पे सेल हो रहा हो तो ये जो ब्रांच स्टॉक होगा ये किस पे होगा, ओपनिंग वाला कॉस्ट पे, तो नो प्रॉब्लम। बट अगर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड सेंड कर रही है ऑन इनवॉइस प्राइस यानी कि प्रॉफिट जोड़ करके, तो अब ब्रांच का जो बचा हुआ स्टॉक है, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, उसके अंदर, उस स्टॉक के अंदर या उस स्टॉक की जो मेजरमेंट है, वैल्यूएशन है, वो ऑन इनवॉइस प्राइस किया हुआ है, सेल प्राइस पे है। यानी कि ये अगर 100 रुपए पे होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कितने पे दिखा रखा, 120 रुपए पे। और ये जो 20 रुपीज है, पता ये क्या है, ये है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्योंकि जब तक ये स्टॉक ब्रांच बेचेगी नहीं तब तक ये प्रॉफिट कमाया नहीं जाएगा, दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अभी तक इस प्रॉफिट को कमाया नहीं है, तो भाई कमाया ही नहीं है तो आप इसको क्यों दिखा रहे हो, फालतू का प्रॉफिट आपका एंड में बढ़ जाएगा, जब कमा लो तब दिखाना ना। लेकिन हमको तो भाई ब्रांच को गुड सेंड किसने किया, हेड ऑफिस पे, किस पे किया, इनवॉइस प्राइस पे, तो भाई हमने इसको ब्रांच स्टॉक के अंदर इनवॉइस प्राइस पे दिखा दिया। तो ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है इसको हमें यहां से हटाना पड़ेगा। अब अकाउंटिंग में ऐसे नहीं होता कि हटाओ और सीधा इधर 100 रुपए लिख दो, नहीं। अगर 120 लिख दिया है, 20 रुपए प्रॉफिट के जोड़ के लिख दिए जो कि अनरियलाइज है क्योंकि स्टॉक अभी तक सेल नहीं हुआ है, इसको हम इधर निकाल के लिखेंगे, बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व, कितना, 20 रुपीज। क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं लोडिंग, इधर। ओके, अच्छा, अगर सर ये कॉस्ट पे होता तो 100 रुपए, तो ये करने की जरूरत ही नहीं। तो गुड्स अगर हेड ऑफिस ब्रांच को किस पे भेज रही है, कॉस्ट ऑफ पे, तो कुछ नहीं, स्टॉक लिख दो, ये जरूरी नहीं। लेकिन अगर इनवॉइस प्राइस पे हेड ऑफिस गुड्स ब्रांच को सेंड कर रही है, तो उस केस के अंदर जो ब्रांच का स्टॉक होगा वो इनवॉइस प्राइस पे होगा, उसका जो प्रॉफिट है वो निकाल के उधर लिखना पड़ेगा, ताकि ये देखो अभी 120 डेबिट में, 20 रुपए क्रेडिट में, तो डेबिट क्रेडिट कट के यहाँ कितने बच गए, 100 रुपए। आया बात समझ में? ब्रांच डेटा आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे, ब्रांच पीटी कैश, ब्रांच फर्नीचर दे रखा होगा। अब हेड ऑफिस क्या करेगा, अच्छा ये किसकी बुक्स में ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, हेड ऑफिस की बुक्स में, ये ध्यान रखना। तो अब ये जो हेड ऑफिस है वो क्या करेगा, गुड सेंड करेगा ब्रांच को, हाँ, गुड सेंड टू ब्रांच। अब ये जो गुड्स भी भेजा जा रहा है, कौन भेज रहा है, हेड ऑफिस भेज रहा है ब्रांच को। अगर ये कॉस्ट पे भेजा जा रहा है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर ये भी आईपी पे भेजा जा रहा है, इनवॉइस प्राइस पे भेजा जा रहा है, तो इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो भी अनरियलाइज है। रियलाइज तभी होगा जब ये गुड सेल होगा, अभी तो ओनली सेंड किया है, तो इसके अंदर प्रॉफिट जोड़ नहीं सकते। अगर जोड़ा हुआ है तो उसको इधर निकाल के लिखना पड़ेगा, बाय गुड सेंड टू ब्रांच नाम से। क्या निकाल के लिखेंगे, ओनली लोडिंग लिखेंगे इधर, ओके, मतलब जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो, जैसे 10,000 या 1200 रुपए का है, ठीक है, तो 1000 रुपये इधर आ जाएंगे, 200 रुपये इधर आ जाएंगे, मतलब 1200 इधर लिख देंगे, 200 रुपये तो प्रॉफिट के निकाल के अलग कर देंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट को हम लिख नहीं सकते ना, ओके। और क्या सेंड कर सकता है हेड ऑफिस ब्रांच को, भैया ब्रांच को कैश पे कर सकता है, कोई एक्सपेंस है उसका पेमेंट कर दिया है ना, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कैश से भी कर सकता है, बैंक से भी कर सकता है। चेक से दिया है तो टू बैंक आ जाएगा, कैश से दिया है तो फिर यहां पर टू कैश आ जाएगा। पेमेंट कैसे किया है, हेड ब्रांच के एक्सपेंसेस का किसने, हेड ऑफिस ने, ओके। अगर हेड ऑफिस ब्रांच को कोई कैश भेज रहा है, जैसे पीटी कैश भेज रहा है, या फिर कोई फर्नीचर भेज रहा है,
ठीक है, तो वो यहां आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर अब देखो ये क्या था, गुड सेंड किया था, गुड सेंड किया था किसने, गुड सेंड किया ब्रांच ने किसको, हेड ऑफिस ने किसको, ब्रांच को। लेकिन यहां पर गुड सेंड जैसे ब्रांच ने रिसीव किया, ब्रांच को पता चला यार कुछ गुड्स तो डिफेक्टिव आ गया, तो ब्रांच क्या करेगी, उस डिफेक्टिव गुड्स को हेड ऑफिस को क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी। तो इस केस के अंदर स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो पहले स्टॉक इतना था और हमने हेड ऑफिस ब्रांच को भेजा तो बढ़ गया, अब ब्रांच वापस रिटर्न कर रहा है तो स्टॉक कम हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ये क्या है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच अगर गुड्स रिटर्न कर दे हेड ऑफिस तो इधर लिख देंगे। अब ये भी अगर आईपी पे है, क्योंकि गुड सेंड ही इनवॉइस प्राइस पे किया था तो रिटर्न भी इनवॉइस प्राइस पे होगा। जब सेंड किया था लोडिंग निकाल के इधर लिखी थी, अब रिटर्न हो रहा है तो लोडिंग निकाल के इधर लिखेंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये क्या है, ये गुड्स रिटर्न किया है ब्रांच ने, उसका क्या है, ये लोडिंग, ओनली प्रॉफिट प्रॉफिट। ओके जी, ठीक। और क्या हो सकता है सर, अब जो ब्रांच है वो क्या करेगी, उस गुड्स को सेल करेगी। हाँ, सेल करने के बाद जो भी पैसा आएगा वो किसको भेजा जाएगा, हेड ऑफिस को। तो इधर आ जाएगा बाय बैंक। कौन कौन सा पैसा आएगा, एक तो आएगा कैश सेल, और कौन सा आएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। ध्यान रखना इसमें क्रेडिट सेल नहीं आती है, क्योंकि सेल इसमें लिखते ही नहीं है, हम लिखते हैं जो ब्रांच पैसा भेज रही है हेड ऑफिस को। और ब्रांच कौन सा पैसा हेड ऑफिस को भेजती है, तो ये देखिए ये वाला, यहां कहीं मैंने कराया था, ये जो भी कैश सेल हुई उससे पैसा मिला, उधार सेल नहीं, उधार सेल होने के बाद में जो डेटर से पैसा रिसीव हो रहा है ना, ये जो जितना भी है ये किसको भेज दिया जाएगा, पूरा का पूरा हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस को जो ब्रांच पैसे भेज रही है, दो तरह के पैसे भेज सकती है, तो कैश सेल, हाथों हाथ पैसा मिल गया, एक क्रेडिट सेल कर दी, वो या नहीं लिखनी है। क्रेडिट सेल करने के बाद में डेटर से जो पैसा मिलेगा, कभी ना कभी तो उधार बेचा है तो सामने वाला पैसा देगा, वो भी किसको भेज दिए जाएंगे, हेड ऑफिस को। ओके, ठीक। उसके बाद में क्या होगा, ये जो जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस थे 4, इनके क्या आ जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस। इनके क्या आ जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस। यहां पर बाय ब्रांच स्टॉक, वो ओपनिंग थे, अब आगे क्लोजिंग, बाय ब्रांच डेटर, बाय ब्रांच पीटी कैश, बाय ब्रांच फर्नीचर। ओके, ये क्लोजिंग बैलेंसेस, ये सारे चारों। अगर ये आईपी पे है स्टॉक, ओपनिंग आईपी पे था तो क्लोजिंग भी आईपी पे होगा, ठीक है। अगर आईपी पे है, जैसे ओपनिंग स्टॉक आईपी पे था तो उसका स्टॉक रिजर्व निकाल के इधर लिखा था, ऐसे कैसे उसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ऐसे कैसे जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल के इधर लिखेंगे। क्या लिखेंगे नाम से, ब्रांच स्टॉक रिजर्व नाम से। लेकिन ये तब भी होगा जब गुड्स इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया जाता है, अगर कॉस्ट पे सेंड किया जाता है तो ये कुछ भी नहीं होगा, स्टॉक रिजर्व इधर उधर नहीं करना, लोडिंग को इधर उधर लिखना ही नहीं क्योंकि कॉस्ट पे है। ओके, तो ये हो जाएगी लोडिंग, ठीक। ओके जी, उसके बाद में एंड में क्या होगा, यहाँ के टोटल कर लेंगे डेबिट साइड के और क्रेडिट साइड की, और उसमें से डेबिट साइड के सारे लेस कर देंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, किसके पीएनएल अकाउंट में, हेड ऑफिस के पीएनएल अकाउंट में। अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आया तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और अगर बैलेंसिंग फिगर सर इधर आ गया तो यानी कि खर्च, इधर डेबिट की टोटल ज़्यादा हो गई तो इधर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट में। ये क्या हो गया आपका, लॉस। अब दोनों में से एक होगा, अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो प्रॉफिट, इधर आ रहा है तो लॉस, दोनों ही पीएनएल में ट्रांसफर होंगे हेड ऑफिस के। ओके, अब देखो इस अकाउंट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नहीं लिखी, जैसे इस ब्रांच अकाउंट के अंदर ऊपर वाले में कुछ आइटम है जो नहीं आते हैं, है ना, एक्सक्लूड है, इस ब्रांच अकाउंट में नहीं आते हैं, है ना, या हम शो नहीं करते हैं। फॉलोइंग आइटम्स, फॉलोइंग आइटम्स नॉट शोन इन ब्रांच अकाउंट। क्वेश्चन में दे रखा होगा लेकिन ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। सबसे फर्स्ट देखो क्रेडिट सेल नहीं आती, ठीक है,
डेटर्स नहीं आएंगे। डेटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें नहीं आती क्योंकि उनको हम डेटर अकाउंट के अंदर बनाते हैं, लिखते हैं, ठीक है। आगे प्रैक्टिकल आएगा तो बताऊंगा। डिस्काउंट टू डेटर नहीं आएगा। अगर डेटर को क्या दे दिया कोई, डिस्काउंट, ये नहीं आएगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, है ना। सेल रिटर्न हो गया, क्रेडिट सेल रिटर्न, वो इसके नहीं अंदर नहीं आता। ओके, तो कुछ चीजें हैं जो इस ब्रांच अकाउंट में नहीं आती। वैसे ये सारी की सारी कहाँ जाती है, डेटर अकाउंट के अंदर जाती है। डेटर अकाउंट भी बनाना होता है। अदर डेटर अकाउंट का कोई क्लोजिंग बैलेंस वगैरह हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो आज हमने जो है, आई होप आपके कुछ स्ट्रक्चर तैयार हुआ होगा कि हमने क्या कर लिया। हमने ये किया कि भाई जो ब्रांच अकाउंट मेथड है किसका, डिपेंडेंट और कंट्रोल ब्रांच का, उसके 4 मेथड है। उसमें फर्स्ट ब्रांच अकाउंट मेथड जो है वो समझा क्या होता है और ब्रांच अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वाला पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, CWG4BCom। वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। बट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना, नोट्स भी चाहिए अच्छे से, होमवर्क भी मिले आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिले, नोट्स भी मिले, अभी तो आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, तो फिर आप हमारा पेड कोर्स ले लीजिए। यानी कि हमारी ऐप पे जाइए, ऐप पे आपको फी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आप लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर नोट्स के साथ डिटेल में पढ़ पाएंगे। बट एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी फ्री नहीं है, वहाँ पेड है। फ्री चाहिए तो यूट्यूब पे लेक्चर आते हैं, और टेलीग्राम पर जो ये मैं बोर्ड पे लिखाता हूँ कई बार, ये मैं टेलीग्राम पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका पीडीएफ फ्री में डाल देता हूँ। ओके, तो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।